हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घर वालों की नाक में दम करने वाली सास को बहू ने कैसे सिखाया सबक। बस करिए माँ जी, बहुत बोलिए आपने। कितने महीनों से मैं लगातार आपकी बातें सुनती आ रही हूँ। यह सोचकर चुप हूँ कि आज नहीं तो कल आप समझ ही जाएंगी, लेकिन नहीं, मैं जितना ही चुप हूँ अब उतना ही मेरे ऊपर चढ़ती जा रही हैं। बहू आकांक्षा की बातें सुन संगीता जी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वह चिल्लाते हुए बहू के ऊपर चढ़ जाती हैं। 30 साल पहले जब संगीता शादी करके इस घर में आई थी तो इस घर से उसे बहुत लाड प्यार मिला था, लेकिन पता नहीं क्यों संगीता अपने ससुराल में किसी को पसंद ही नहीं करती थी। कोई भी उनके मन के मुताबिक नहीं था, यहाँ तक कि खुद उसके पति सुरेश भी। वह अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, हमेशा खुद को मेंटेन रखती, घर के कामों में ज्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। खुद का कमरा खूब सजा के रखती और किसी को कमरे में भी आने भी नहीं देती। अगर कोई उसके कमरे में चला भी जाए या बेड पर बैठ जाए तो संगीता की नजरों में उसका बेड गंदा हो जाता। वह तुरंत जाने के बाद चद्दर झाड़ने लगती। अजीब सी मानसिकता वाली थी संगीता। संगीता के बारे में जब ससुराल वालों को पता चला तो सबने उसके कमरे में जाना ही छोड़ दिया। सास, ननद, जेठानी, कोई भी संगीता के कमरे में नहीं जाता। संगीता की जेठानी रूपा बहुत ही सभ्य महिला थी। वह बेचारी घर का पूरा काम अकेले ही संभाल हुई थी। कभी भी संगीता के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ती। अगर संगीता अपने मन से कोई काम कर लेती तो ठीक है, नहीं तो वह खुद ही सारा काम करती थी। सास ननद रूपा का हाथ बटाते थे। संगीता परिवार के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करती थी। वह या तो अपना सारा काम अकेले करती या फिर करती ही नहीं थी। संगीता के व्यवहार से सारे लोग उसे कटे कटे से रहने लगे थे। दिन निकलता गया और संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम भी संगीता ने अपने ही पसंद का रखा। अर्जुन घर में बेटा हुआ। इसकी खुशी सबको थी। सबसे ज्यादा खुशी तो संगीता की सास यशोदा जी को थी। वह चाहती थी कि पोते को अपने हाथों से नहलाए, धुलाए, मालिश करे, उसको खिलाए, लेकिन संगीता किसी को भी अपने बच्चों को छूने नहीं देती। उसका कहना होता कि सब लोग दिन भर धूल मिट्टी में काम करते हैं, इधर उधर बैठते रहते हैं। अगर इस हाथ से बच्चे को छू देंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगी। किसी को सफाई की आदत तो है ही नहीं, यह भी नहीं कि हाथ धोकर बच्चे को ले। इसीलिए मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं दूंगी। वह खुद ही बच्चे को अकेले संभालती हुई आई थी। अपने कमरे में ही रखती, उसकी मालिश करती, दूध पिलाती और जब बच्चा खेलने लगता तो उसके साथ खेलती भी थी। मतलब उसके लिए उसकी सारी दुनिया अर्जुन ही था। घर के कामों से, परिवार से उसे कोई भी मतलब नहीं था। एक दो बार जब यशोदा जी ने अर्जुन को लेना भी चाहा तो संगीता तुरंत ही उनके हाथ से बच्चे को छीनते हुए कहती, अरे माँ जी, यह क्या कर रही हैं आप? आपको पता है ना, अभी छोटा बच्चा है, ऐसे गंदे हाथों से लेने से इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आपको लेना ही है तो आप अच्छे से हाथ धोकर आइए, इसके बाद बच्चे को ले। अरे बहू, कुछ नहीं होता है, गांव है, यहाँ पर काम तो लगा ही रहता है। खेती के, अनाज के बहुत से काम होते हैं और इस मिट्टी में बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तुम्हारा पति भी तो इसी मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ है। मैंने भी 3 बच्चे पाले हैं। लेकिन संगीता भला अपने आगे कहाँ सुनने वाली थी। जब कोई बच्चा ही गोद से छीन ले तो दूसरी बार क्या मजाल और क्या मुंह लेकर कोई बच्चे को लेने जाएगा। संगीता जैसी झगड़ालू औरत से पूरा परिवार ही दूर रहना चाहता था। कोई भी उससे मतलब नहीं रखता था। यशोदा जी और रूपा घर की इज्जत, लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए खुद ही उससे दूरी बना ली थी। सबसे ज्यादा दूरी तो यशोदा जी ने बना ली। छोटी बहू को अपने मन से अपने बुरे कर्मों की सजा मान बैठी, लेकिन उनकी बड़ी बहू रूपा उनके लिए देवी समान थी। यशोदा जी दिन रात अपनी बहू रूपा के साथ लगी रहती।
साथ साथ नंद प्रिया भी रूपा के साथ हर काम में मदद करती थी। परिवार काफी अच्छा था यशोदा जी का। बस संगीता ही एक ऐसी थी जो पूरे परिवार में तनाव का माहौल बना के रखती थी। जैसी संगीता थी वैसा ही उसने अपने बच्चे को भी बना दिया था। अपनी ही तरह जिद्दी, मतलबी, एक नंबर का चिड़चिड़ा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे किसी की बात भी नहीं सुनता। यशोदा जी या घर में किसी और के बुलाने पर उनके पास भी नहीं जाता। अर्जुन के जो जी में आता वह करता और संगीता उसका हर नखरा प्यार से सह जाती। समय बीता गया। अर्जुन धीरे धीरे अब 6 साल का हो गया था। एक दिन अचानक ही खेलते खेलते बैट से उसने जोर से टीवी को दे मारा। 22,000 की टीवी 20 सेकंड के अंदर में ही टूट गई। रूपा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब यशोदा जी ने अर्जुन को डांटना चाहा तो तुरंत ही संगीता उसके आगे आ खड़ी हुई। अरे माँ जी, ये आप बच्चे को क्यों डांट रहे? बच्चा है, गलती से लग गया। अब बच्चे से बढ़कर टीवी है क्या जो इतना तेज डांटे जा रहे हैं? कहते हुए संगीता अर्जुन को लेकर अपने कमरे में चली गई। हालात ये हो गई थी कि संगीता को या उसके बेटे को कोई कुछ भी नहीं बोल पाए। अगर बोल दे तो संगीता जो बवाल करती। संगीता का पति खुद ही संगीता से परेशान था। वह अपनी माँ से ही बार बार कहता है, माँ मैं कहाँ फंस गया, यह कहाँ से मेरे घर में आ गई। अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ तो लड़ने लगती है। अपने आगे बिल्कुल किसी की सुनने को तैयार नहीं होती है। एक बार तो गुस्से में मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया था। आपको पता है ना उसने क्या किया था? खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया था। बताओ, इस घर में ही अगर उसने कुछ कर लिया तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? कितनी बेइज्जती होगी हमारी। जरूर किसी जन्म का पाप ही किया है जो यह मेरे नसीब में आई है। यशोदा जी बेटे की तकलीफ सुनकर चुप हो जाती। जब संगीता अपने पति की नहीं थी तो भला घर में और किसी की क्या होगी? मायके में भी तो उसके माँ बाप थे नहीं, भाई भाभी से पटती नहीं थी। ऐसा भी तो नहीं था कि 1-2 महीने के लिए मायके ही भेज दें। मायका इसने खुद से ही खत्म कर लिया था। अपनी हरकतों के चलते सब मिलाकर हालत ऐसी थी कि नहीं इसे घर में निकाला जा सकता है, ना कहीं भेजा जा सकता है। कितनी बार यशोदा जी ने सुरेश से कहा भी कि कहीं बाहर नौकरी कर लो, इसे वहीं लेकर चले जाओ ताकि कुछ तो अपनी जिम्मेदारी को समझे। लेकिन संगीता भी कहीं जाने को तैयार ही नहीं थी, ना ही सुरेश उसे अपने साथ लेकर अकेले कहीं जाने वाला था। वह साफ साफ कहता, माँ यहाँ तो कम से कम सब लोग हैं तो मैं कुछ बातें भी कर लेता हूँ। अगर मैं इसे कहीं बाहर लेकर चला गया तो अकेले पागल हो जाऊंगा। यशोदा जी उनके बड़े बेटे बहू वाकई में बहुत ही सीधे थे। बहुत ही सीधा परिवार था, इसीलिए इज्जत की खातिर वह लोग संगीता को बर्दाश्त कर रहे थे। समय के साथ साथ अर्जुन भी बड़ा हो गया। प्रिया की शादी हो गई, वह अपने ससुराल चली गई। रूपा के बेटे की भी शादी हो गई, वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहकर नौकरी करता था। अब अर्जुन की भी शादी की बातें होने लगी। संगीता जी ने बड़ी ही चुनकर अपने लिए बहू लेकर आई थी, आकांक्षा उनकी मनपसंद बहू थी। बेटे की शादी में संगीता ने सब कुछ अपने हिसाब से किया। बहू आई, सारी रस्में हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया। आकांक्षा के आने के बाद घर का माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हो गया था, क्योंकि आकांक्षा बिल्कुल ही अपनी सास से विपरीत थी। उसे परिवार पसंद था। परिवार के साथ उठना बैठना, हंसना, बातें करना, मिलकर काम करना, उसे सब कुछ अच्छा लगता था। संगीता जाने कितनी बार अपनी बहू आकांक्षा को मना भी कर चुकी थी कि सबसे ज्यादा गुल मिलकर मत रहो, अपने काम से मतलब रखो, खुद पर और अर्जुन पर ध्यान दो। लेकिन आकांक्षा कभी भी अपनी सास की बात नहीं मानती। वह बार बार कहती, माँ जी कितने अच्छे लोग तो हैं, सब लोग साथ में बैठकर काम भी करते हैं, हंसते हंसते बातें भी होती हैं, कितना अच्छा लगता है। आप एक बार उनके साथ बैठकर तो देखो। लेकिन संगीता अपने आगे सुनने वाली कहाँ थी। वह तुरंत मना करती, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम नहीं, इसलिए मेरी सास बनने की कोशिश ना करो।
जितना कहती हूँ उतना ही करो। संगीता के सामने भले ही आकांक्षा कुछ नहीं कहती, लेकिन करती तो वह भी अपने ही मन की। वैसे भी आकांक्षा के साथ किचन में रूपा लगातार लगी रहती थी। कभी भी कोई भी उसे अकेला छोड़ता नहीं था, जो आकांक्षा को भी बहुत अच्छा लगता। आकांक्षा को ऐसे सबके साथ हंसते खुश होकर बातें करते देख अर्जुन को भी कहीं ना कहीं सबके साथ उठने बैठने में मजा आने लगा था। अब धीरे धीरे वह संगीता का साथ छोड़ परिवार के साथ बैठने लगा था, जो कहीं ना कहीं संगीता के लिए दुख देने वाली बात थी, जिसके चलते वह आकांक्षा से बुरी तरह चिढ़ने लगी थी। बार बार आकांक्षा को कहती कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे अपने बेटे की शादी करके। तुमने तो आते ही मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। जो बेटा आज तक मेरे पास रहता था, मुझसे अपने पूरे दिन की बातें करता था, आज वह सबके साथ बैठता है, सबके साथ खाता है। आज उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रहेगी, वह भी बस तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरा बेटा मेरे पास रहता। जाने कौन सी पट्टी पड़ा दी तुमने मेरे बेटे को, छीन लिया तुमने मेरे बेटे को। बेचारी आकांक्षा सास की बातें सुन कुछ नहीं बोलती, लेकिन संगीता जब भी आकांक्षा को सबके साथ हंसते बोलते देखती, तुरंत ही उसके ऊपर चिल्लाने लगती। आकांक्षा हमेशा संगीता की बातों को इग्नोर करती है। एक दिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। पूरा परिवार मिलकर प्रसाद बना रहा था। सब काफी खुश थे, लेकिन यह खुशी संगीता को पसंद नहीं आई और वह सबके बीच में आकर आकांक्षा को भला बुरा कहने लगी। आकांक्षा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई संस्कार दिए हैं या नहीं? तुम्हें अपनी सास की जरा भी चिंता नहीं है, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? जैसे ही संगीता आकांक्षा के माँ बाप पर गई, आकांक्षा गुस्से में आ गई। कोई भी लड़की अपने माँ बाप के बारे में तो नहीं सुन सकती, चाहे अपने बारे में कितनी बातें सुन ले, लेकिन माँ बाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं। आकांक्षा पलटकर बोलने वाली थी कि यशोदा जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर दबा दिया। नहीं बेटा, जाने दो, सास है तुम्हारी, उसका नेचर ही ऐसा है। दादी की बात सुन आकांक्षा उनकी इज्जत के खातिर चुप रह गई, लेकिन आकांक्षा का चुप रहना संगीता को अपना अपमान दिखा और वह आकांक्षा को और भी बोलते हुए कहने लगी, बड़ी ही घमंडी है यह, बड़ी मोटी चमड़ी की है, मेरी बातों का जरा भी इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। बैल बुद्धि, ना जाने कहां से मैंने इसकी शादी अपने बेटे से कर दी। आखिरकार आकांक्षा भी कितना बर्दाश्त करती। इतना सुनते ही वह पलटकर संगीता से बोली, बस माँ जी, बस, बहुत बोल लिया आपने। कुछ महीनों से मैं आपकी लगातार बातें सुनती आ रही हूँ, यह सोचकर कि एक ना एक दिन आप भी समझोगे परिवार को, लेकिन नहीं। जैसे आप पूरी जिंदगी अकेले में काट ली, वैसे ही चाहती हैं कि मैं भी काट लूं, तो यह मेरे बस की बात नहीं है। आप काट सकती हो अपनी पूरी जिंदगी अकेले, मैं नहीं। मैं बड़े परिवार से आई हूँ, मुझे आपकी तरह अकेले रहना पसंद नहीं है। और रही बात आपके बेटे की, तो मैंने कैसा बिगाड़ा आपके बेटे को? 30 साल तक तो आपने ही सिखाया है ना, 30 साल तक आपने ही परवरिश की है ना अर्जुन की, तो अब वह जो भी है, जैसा भी है, यह आपकी परवरिश का नतीजा है, मेरा नहीं। और वैसे भी जिसे आप परवरिश कहती हैं ना, वह परवरिश नहीं है। अगर आपका बेटा आपके पास नहीं बैठता है, आपको समय नहीं देता है, तो इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं कमी होगी। बाकी परिवार के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, आपके साथ ही क्यों हो रहा है? और खबरदार, आइंदा से मेरे माँ बाप के ऊपर जाने की कोशिश भी मत करिएगा। अर्जुन आपकी बातें बर्दाश्त कर ले, पूरा परिवार आपकी बातें बर्दाश्त कर ले, मैं भी अपने लिए कर लूंगी, लेकिन अपने माँ बाप के लिए कतई भी नहीं। इसीलिए आइंदा से जो भी बोलिएगा सोच समझ कर बोलिएगा। तभी अर्जुन भी वहाँ आ जाता है और आकांक्षा को डांटते हुए कहता है, आकांक्षा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? देख ले बेटा, देख ले, यही तो इस घर में मेरी इज्जत रह गई है, सह मिल गई इसको। देखो कैसी कैसी बातें कर रही है। आज तक इस परिवार में किसी ने मुझसे ऐसी बातें नहीं करी, मेरी सास ने भी मुझसे ऐसी बातें नहीं करी। और इसको देखो, कल की आई हुई। अरे बहू, कौन सी सास, कैसी सास?
तुमने मुझे अपनी सास माना ही कब है जो मैं तुमके बहू की तरह रखूंगी, डांटूंगी, बोलूंगी, हक जताऊंगी। तुरंत ही बोल पड़ी यशोदा जी, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, मुश्किल से 2 साल 3 साल की मेहमान थी। तुमने इस परिवार को कभी अपना माना? तुम तो ज्यादातर अपने कमरे में रहती या सबके साथ बाहर बैठती भी, सबके साथ होते हुए भी तुम अकेली रहती थी, फोन में लगी रहती थी या अपने ही मन की बातें करती। तुमने कभी किसी के दुख सुख जानने की कोशिश की? तुमने अपनी जेठानी को भी कभी जेठानी माना? इस बेचारी ने तो अपने आप को इस घर के लिए समर्पित कर दिया था। तुमने क्या किया है? कौन सी बहू वाले फर्ज निभाए? जब तुम इस घर के लोगों को ही अपना नहीं मानती तो तुम पर कोई हक ही क्या जताए? अरे तुम तो अपने पति की ना हो सकी, हमारी तो बात ही दूर की है, और वही तुम अपनी बहू को सिखा रही हो। हमने कुछ भी नहीं सिखाया आकांक्षा को, लेकिन वह पढ़ी लिखी समझदार है। उसे समझ में आता है कि अगर परिवार में एकता है, परिवार साथ है, तो साथ रहने में ही अच्छा लगता है। अकेली जिंदगी कौन सी जिंदगी होती है? तुम्हारी नजरों में मैं तो हम गंवार हैं, गांव के हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। तुम्हारी नजरों में तो मैं तुम्हारी कभी सास नहीं रही, तो फिर सास की दुहाई क्यों देती हो? पूरी उम्र कट गई, कुछ सालों की मेहमान रह गई, चैन से मर जाने दो। बहुत सह लिया हमने तुम्हें, कभी कुछ नहीं कहा यह सोचकर कि धीरे धीरे हो सकता है तुम बदल जाओगी। लेकिन किसी की आदत बदली जा सकती है, स्वभाव नहीं। तुम्हारा तो स्वभाव ही बचपन से ऐसा है। तुम चाहती हो कि सब लोग तुम्हारे हिसाब से चले। अब तो कुछ अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ये परिवार लेकर चलो। रूपा के साथ अब तो कंधे से कंधा मिलाओ। बस माँ जी, आपने बोल दिया मुझे, अब तो इसके लिए और भी सर चढ़ने वाली बात हो गई। आपने तो इसके सामने मुझे नालायक घोषित कर दिया। इतना सुनते ही यशोदा जी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और मन ही मन कहती हैं, सच्ची कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। तभी अर्जुन बोल उठा, माँ गलत क्या कहा दादी ने? सही तो कह रही हैं। आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मत कोई काम करो, कुछ भी मत करो, लेकिन कम से कम परिवार के साथ बैठो तो सही, उनसे घुल मिलकर रहो। तो आज तक आपने घर का काम नहीं किया, तो अब तो बहू आ गई, अब क्या ही काम करोगी? रहने दो बेटा, किसको समझा रहे हो? अरे इतने सालों से समझाने पर तो पत्थर भी पिघल जाए, जे जाने किस मिट्टी की बनी है। तभी अर्जुन के पापा सुरेश जी भी बोल पड़े। सुरेश की बातों का तो कोई भी असर नहीं हुआ संगीता पर, लेकिन बेटे की बातें जरूर उन्हें दुख पहुंचा गई। 1 मिनट के लिए वह सोचने के लिए मजबूर हो गई, पति तो उनकी सुनता नहीं है। अगर बेटा भी ऐसे ही करता रहा तो फिर कहीं वह बेटे से भी हाथ ना धो बैठे। वह कहते हैं ना, जो किसी से नहीं हारता वह अपनों से हार जाता है। वही हाल हुआ संगीता का। जब उन्हें लगा कि पति, परिवार, खास करके बेटा, सब अगर उनसे दूर ही हो गए तो फिर वह करेंगी भी क्या? अब बेटा भी पहले की तरह नहीं रहा जो उनके साथ बैठकर घंटों बातें करेगा। बहू भी कम जितना ही पास बैठती थी, वह भी सबके साथ ही बैठना पसंद करती थी। जो आकांक्षा संगीता को अलग खाना देती थी, अब वह सबके साथ ही खाना निकाल कर उन्हें बुलाती। न आने पर अर्जुन भी चिढ़ने लगता, सुरेश भी चिढ़ने लगता। हाल ऐसा हो गया कि संगीता को मजबूर होकर सबके साथ बैठना पड़ता था, क्योंकि अब समय, माहौल और लोग पहले की तरह नहीं रह गए थे। ये बात संगीता जी अच्छी तरह से समझ गई थी। पूरी जिंदगी तो संगीता ने अपने घमंड में बिता दी, लेकिन कहते हैं ना, घमंड तो रावण का टूट गया। फिर संगीता तो एक मामूली इंसान थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।